सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों की बीमारी और बच्चों को लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना सजग है और सरकारें कितना काम कर रही हैं, ये साफ हो जाता है जब उत्तर प्रदेश में रहस्यमय बीमारी जो बुखार के तौर पर फैल रही है उसका अगर हम जिक्र करें। उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार से भी बच्चों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हों या पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकारें अपने आप को नंबर 1 बताने के चक्कर में बड़े बड़े इश्तिहार तो देती हैं, वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर की दस्तक से पहले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो सरकारें सजग होनी चाहिए, शायद उतने बड़े स्तर पर सरकारों की तरफ से पहल नहीं हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम आज की बात पे चर्चा करेंगे। अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, जो हालात हैं, रहस्यमय बुखार जो फैला हुआ है, बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हमने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार का कहर भी देखा है कि बच्चों की वहाँ किस तरह से मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर भी एक बड़ी चिंता का विषय था और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस रहस्यमय बीमारी के फैलने से क्या स्वास्थ्य पूरा महकमा जो है उसकी पोल नहीं खुल गई? तमाम लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए शाकिर, अगर बात की जाए कि जैसे फिरोजाबाद में लगभग 400-450 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हैं और कुछ दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी में जब योगी आदित्यनाथ मथुरा जा रहे हैं तो उसके पहले वो फिरोजाबाद जाते हैं और वहाँ अस्पताल का दौरा करते हैं। अस्पताल का दौरा करने के दौरान वो बच्चों से मिलते हैं। उस टाइम पे ये संख्या बहुत कम थी, लेकिन अभी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जो बीमार बच्चे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं दिख रहा है तो वो फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद में अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह की बात की जाए तो वहाँ एक कल्याणपुर एक इलाका है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। वहाँ लगभग हर घर में बच्चे बीमार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी इसका जो मतलब जैसे डॉक्टर का कहना है ये वायरल फीवर मान के चल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये इतनी ज़्यादा मतलब वायरल फीवर से लोगों की मौत हो जा रही है। ऐसा मतलब कम देखा जाता है कि वायरल फीवर से लोगों की मौत हो। ये बच्चों को ही टारगेट क्यों कर रही है, इसमें वयस्क लोग क्यों नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसका अभी क्या है कि ये व्यापक स्तर पर मतलब एक तरह से कह लें कि इसका जो रूप है विकराल रूप देखने को मिलने लगा। ये धीरे धीरे लगभग मथुरा के तो ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ के कई 3-4 गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए कि वो वहाँ छोड़ के किसी दूसरे रिश्तेदार या फिर किसी और शहर में जा रहे हैं। उसके बाद यही हाल इटावा का है, एटा का है, फिरोजाबाद का तो हमने आपको बता ही दिया। फिर बुलंदशहर का भी यही हाल, लखनऊ में भी यही हाल, लखनऊ में भी ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा प्रयागराज में भी यही है। उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जो सीएम सिटी इस टाइम पे कहा जाता है, वहाँ पे भी यही हाल है। गोरखपुर में जैसे अगर आप देखेंगे ना तो पूर्वांचल की जो इलाके हैं, पूर्वांचल के इलाकों में या फिर बिहार में थोड़े जो बिहार जो पूर्वांचल से सटा हुआ है उस इलाके में अगर आप देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस की बहुत ज़्यादा हर साल इंसेफ्लाइटिस का खतरा बरकरार रहता है। और गोरखपुर का जो बीआरडी हॉस्पिटल है, बीआरडी कॉलेज है, वहाँ पे लगभग एक वार्ड सिर्फ इंसेफ्लाइटिस बच्चों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे 5 साल तक के बच्चे एडमिट होते हैं और इंसेफ्लाइटिस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। वहाँ हर साल ये कहर देखने को मिलता है और हर साल ये सरकार दावा करती है कि हमने इसको कंट्रोल कर लिया, हमने इस पे सही कर लिया, हमने इसको लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। सरकार लगातार बच्चों के जो मामले हैं, 171 बच्चे आज ही जो रिपोर्ट आई है कि 171 बच्चे प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कई सारे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। अभी अगर आपने देखा होगा कोरोना समय में भी इस जैसे कोरोना का पहला अगर आपने देखा होगा, पहला जो काल आया था कोरोना काल, वो पहला जो समय था मार्च से पहला लॉकडाउन, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ होती थी उनके काम को लेके कि उन्होंने कोरोना टाइम में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब दूसरी लहर आती है तो सबसे ज़्यादा फजीहत अगर किसी सरकार की हुई थी तो वो उत्तर प्रदेश सरकार थी। हर तरीके से मतलब ना तो लॉकडाउन लगाना, फिर उसके बाद जैसे ही पंचायत चुनाव करवाना, पंचायत चुनाव में जितने टीचर्स की ड्यूटी लगी थी उनमें कई सारे लोगों की मौत हो जाना, ये सारी चीज़ों होने के बाद फिर पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद फिर लॉकडाउन लगा देना, तो ये सारी चीज़ों के बाद बहुत फजीहत। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर वायरल फीवर, अभी जो वैज्ञानिक जो ये अनुमान लगा रहे हैं कि तीसरी लहर जब आएगी तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा दूसरी लहर में बच्चों के ऊपर खतरा कम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों के ऊपर खतरा नहीं था। लगभग 2 लाख से ऊपर मामले अकेले महाराष्ट्र में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। तो इस वजह से वैज्ञानिक ये अनुमान जता रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो जा रहे हैं और हर दिन एक नया रिकॉर्ड वैक्सीन लगाने में हो रहा है। लेकिन
अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई, तो इससे तीसरी लहर में बच्चों पे खतरा सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके पहले ये वायरल फीवर से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बच्चों की मौत हो रही है। इसको लेके सरकार कितनी सतर्क है ये अभी तक सामने है, क्योंकि एक जैसे होता है कि सरकारी महकमा, जैसे कोरोना समय में हमने बहुत तेज़ी से काम करने, या उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी वो जज्बा नहीं देखने को मिल रहा है। वो मतलब जैसे आखिर ये क्यों फैल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या मतलब वहाँ का सैंपल लेके तैयारी की जा रही है, क्या उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। अभी भी जो हमने पहली और दूसरी लहर झेलने के बाद अस्पताल को जो हालात दिखे कि बेड नहीं है, ये ऑक्सीजन की कमी है, सेम हालात बच्चों के साथ भी वही हो रहे हैं। कई सारे बच्चों के फिरोजाबाद में तो स्थिति ऐसी है कि अभी हमने एक वीडियो भी वायरल होते देखा था, जिसमें एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे को एडमिट करवाने के लिए सीएमओ के पैर तक गिड़गिड़ा रहा है। उस वीडियो को कई सारे बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया था। तो जहाँ से एक तरह से अगर हम देखें तो जहाँ हम मार्च 2020 में थे, आज सितंबर 2021 हो गया है, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने कोरोना से कुछ भी नहीं सीखा है। बिल्कुल, कोरोना से कुछ भी नहीं सीखा है अमिताभ। जैसे इन हालात के बीच में जैसे ऐलान किए जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में एम्स की घोषणा करते हैं, एम्स के नाम पर राजनीति होती है, वोट लेने की कोशिश होती है, सिर्फ चार दीवारी खड़ी कर दी जाती है, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस हद तक मजबूत होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो खर्चा होना चाहिए था, जो फंड दिया जाना चाहिए था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, एम्स जैसे हॉस्पिटल और भी हों, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारी स्तर पर और बने, क्या उस और राजनीतिक जो मुद्दे रहते हैं चुनाव में जीतने के लिए, जिन मुद्दों की ज़रूरत होती है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, जिस पर स्वास्थ्य को लेकर उतना फोकस नहीं है, और मतदाता भी शायद स्वास्थ्य के मुद्दे पर कभी वोट देता भी नहीं है। अगर देखिए बात स्वास्थ्य की हो तो स्वास्थ्य मंत्री यूपी के अभी जय प्रताप सिंह हैं। जय प्रताप सिंह बांसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और बांसी विधानसभा क्षेत्र में उनका जो क्षेत्र है, जहाँ से वो प्रॉपर उनका जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका घर है, वहाँ पे जो अस्पताल का हाल है वो आपसे हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मतलब जो फैसिलिटी एक सरकारी अस्पताल में जैसी लोगों की इमेज बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होती है, वो सारी कमियां उस अस्पताल में है। और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक बांसी विधानसभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर में आता है, सिद्धार्थनगर जिला है, और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र जहां के सांसद जगदम्बिका पाल हैं। उसी में एक शहर है जहां बेलौहा, वहाँ पे भी एक अस्पताल है, जिसकी मतलब आपको बता दें कि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद वहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे 2 लोगों को रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर अगर बहुत इमरजेंसी केस है तो आपको नहीं मिलेंगे। ये स्थिति वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री उनके गृह विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है। तो आप अनुमान लगाइए। और अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ दिन पहले खुद गोरखपुर गया था, तो जो मैंने एम्स का काम देखा, हालाँकि तेज़ी तो बहुत हो रही है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन वो कितनी जल्दी शुरू हो सकते हैं, कितनी जल्दी शुरुआत हो सकती है, वो देखने वाली बात है। अगर जैसे क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा, जैसे कोई बहुत बड़ी रैली होने वाली है, रातों रात पोस्टर बैनर सब छप जाते हैं, उतनी तेज़ी से सरकारी काम क्यों नहीं किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे बात की जाए, मैं आपको बता रहा था कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों का कहर है। अगर गोरखपुर को देखा जाए तो गोरखपुर पूर्वांचल के लिए, अगर पूर्वांचल के इलाकों को देखा जाए तो गोरखपुर मेडिकल हब है एक तरीके से, क्योंकि गोरखपुर इसलिए, अगर आप देखेंगे बिहार के जो कुछ ज़िले सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, वहाँ के भी बहुत सारे लोग गोरखपुर में आते हैं, और लगभग पूरा पूर्वांचल गोरखपुर में ही इलाज के लिए जाता है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है गोरखपुर में, लेकिन इसका ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते कि यहाँ पे बर्डन है, इस वजह से हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं या नहीं बढ़ा सकते, या तो फिर अगर गोरखपुर में ऐसी दिक्कतें हैं तो फिर फिरोजाबाद में वो दिक्कतें नहीं है। फिरोजाबाद में तो फिरोजाबाद के लोग हैं, फिर वो सुविधाएं उन्हें वहाँ क्यों नहीं मिले। प्रयागराज में तो कहीं के लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज खुद पूर्वांचल में आता है, तो फिर प्रयागराज में इतने बर्डन नहीं है, तो फिर वहाँ के लोगों को अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिल रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें भी है कि जब आप सब कुछ एक मतलब जैसे अगर कोई पब्लिक इवेंट करना हो तो एक झटके में सब तैयारी हो जाती है, तो फिर स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश की या हमारे प्रदेश की या हमारे ज़िले की वो
लचर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में अमिताभ, क्या एम्स के नाम को लेकर एक तरह से राजनीतिक एजेंडा सेट हो जाता है? दिल्ली का जो एम्स है उस पर जो क्वालिटी है या जो उस पर एक्सपर्टीज़ है, जो उस पर विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टरों का एक्सपीरियंस है, क्या उस स्तर का एक्सपीरियंस, उस स्तर के एक्सपर्ट जो देश में घोषणाएं होती हैं एम्स की, वहाँ मौजूद कर पाएगी सरकारें? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी है चिंता का, क्योंकि एम्स नाम सुनकर लोगों में एक विश्वास आता है कि यहाँ बेहतर इलाज मिलेगा। बेहतर इलाज के नाम पर क्या उसकी स्थिति अन्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तरह तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि एक तो काम बहुत धीमा है और उतने एक्सपर्ट नहीं हैं हमारे पास जो हर एम्स को संचालित कर पाएँ, जिस तरह से दिल्ली एम्स की एक छवि बनी हुई है। देखिए, दिल्ली एम्स की बात अगर आपने भी सुना होगा कि गांव पे या किसी की तबीयत खराब होती है तो उसका पहला होकर दिल्ली एम्स जाना है, क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि यहाँ आने के बाद हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर एक ही जगह पे सारी बर्डन, मैं वही बता रहा था कि गोरखपुर में एक एम्स बन रहा है, वो पूर्वांचल में, अगर पूर्वांचल में एक एम्स बनता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो हल्का हो जाएगा दिल्ली एम्स के, मतलब कम हो जाएंगे लोग यहाँ आना। लेकिन वहाँ वो सुविधाएं मिल पाएंगी कि नहीं, ये वो सुविधाएं कब से मिलेंगी, कब शुरुआत की जाएगी? हालांकि वहाँ पे कुछ काम शुरू हो चुके हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह बैठने लगे, लेकिन वो कब से अच्छा परफॉर्मेंस मतलब होने लगेगा जैसे दिल्ली एम्स को लेके है? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हम इतनी धीरे गति से क्यों विकास कर रहे हैं। मतलब आप हर चीज़ के लिए एक बजट प्रोवाइड करते हैं कि हम इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। मैं मानता हूँ हर चीज़ को होने में समय लगेगा, जो चीज़ समय सुनिश्चित है कि घर बनाने में इतना समय लगता है, लेकिन फिर उस गति को तेज करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार फिर जवाबदेही क्यों नहीं दी कि मतलब क्या ये मान के चला जाए कि सिर्फ 5 साल में विकास नहीं किया जा सकता है? ये तो कोई पैमाना नहीं है। विकास करने के लिए तो आपके पास, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्री को देखा जाए तो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी अगर किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं या नितिन गडकरी मंत्रालय कोई प्रोजेक्ट को लेता है, तो जैसे उन्होंने अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेसवे बनवाए या बहुत सारे ऐसे हाईवे बनवाए जो समय से पहले पूरे कर लिए गए। फिर वो कैसे, वो चीज़ें स्वास्थ्य विभाग में या फिर किसी अन्य विभाग में क्यों नहीं देखने को मिलती? ये मतलब आप ही के सरकार के मंत्री हैं या आप ही के सहयोगी हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फिर आप लोग पीछे कहाँ रह जा रहे हैं? ऐसे में अमिताभ, एक सवाल ये भी है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्ता में लोग हैं, जो सत्ता में सरकारें हैं, उनका ध्यान और फोकस सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर रहता है कि एक तो उनकी छवि साफ़ सुथरी रहे, इसलिए तमाम अगर इस तरह की मौतें भी अगर होती हैं, बीमारी भी होती है, तो उसे कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश होती है, उसकी संख्या को घटाने की भी कोशिश होती है, और वो अगर गंभीर है तो उसे कम से कम बताने की कोशिश होती है। दूसरा, एजेंडे में अब स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा नहीं है। एजेंडे में शायद सरकारों के और राजनीतिक पार्टियों के सिर्फ ये है कि चुनाव किस तरह से जीता जाए, और जब तक ये एजेंडा आम लोग सेट नहीं करेंगे कि अगर वोट वो स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे देना शुरू कर दें, उन्हीं मुद्दों पर सवाल करना शुरू कर दें, तो शायद ये व्यवस्थाएं कुछ बेहतर होने लगे। देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें समझने वाली ये एक चीज़ है, जैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2002 में अटल बिहारी, 2002 के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने साइनिंग इंडिया के नाम से एक कैंपेन चलाया था। उनको ये लग रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, उन्होंने अपनी लोकसभा को भंग कर दिया और दोबारा चुनाव कराए, और उन्होंने वो बहुत बुरी तरीके से हारे। तो वही चीज़ है कि अगर जब जनता आपके बीच में जाती है, आपको फ्री में कोई सामान देते, फ्री में पंखा, फ्री में कूलर और फ्री में कपड़े, मिठाई, कंबल फ्री में अगर आपको दे रही है, तो फिर जाहिर सी बात आपको विकास नहीं करेगी। अगर आपने नोटिस किया होगा कोरोना टाइम में, देखिए हर विधायक को हर साल हर विधायक को या हर सांसद को सांसद निधि मिलता है और विधायक को विधायक निधि मिलता है। हर उस पैसों को यूज करना होता है सरकारी काम में। लेकिन विधायक या सांसद, अगर आपने देखा होगा कि जब 2020 में कोरोना आया तो सारे सांसद और विधायक ने जो फंड दिया वो उसी निधि से दिया। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपने पास से पैसा नहीं दिया, उन्होंने वही जनता के पैसे दिए जो इनके पास पहुंचते हैं खर्च करने के लिए, कि जनता के ऊपर आप ये काम करने के लिए खर्च करिए। लेकिन उससे उन्होंने सिर्फ मतलब सरकार को वापस कर दिया, मतलब जहाँ से मिला वहीं वापस कर दिया। तो फिर जब आपके पास आपके प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, या फिर कह लें कि जीतने के पहले जो भी प्रत्याशी होता है वोट मांगने आता है, आपको लोक लुभावने वादे करता है, लोक लुभावने गिफ्ट्स देता है, आपको पैसे, मतलब आप पैसे की डिमांड करते हैं कि हम इतने रुपए लेंगे तो हम आप वोट देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो जब आपने खुद वो क्राइटेरिया बना दिया कि हम पैसे पे अपना वोट देंगे या हम इस सामान को लेने के बाद अपना वोट देंगे, तो फिर विधायक या सांसद कोई भी आपके क्षेत्र का विकास क्यों
करेगा। अगर आप ये कहने लगे कि मुझे ये सड़क अच्छी चाहिए, मुझे ये अस्पताल अच्छा चाहिए, तब मैं वोट दूंगा, या 10 गांव के लोग ये मांग करें, फिर देखते हैं कि कौन सा विधायक या कौन सा सांसद आपके क्षेत्र में विकास नहीं करता है। बिल्कुल। अब आखिर में अमिताभ ये भी साथ पे जोड़ ले कि जिस तरह से अब ये बीमारी फैल रही है, कोरोना की तीसरी लहर की भी दस्तक है, लोगों को भी बहुत हद तक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको लक्षण पता चल जाएं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और कई जगह हैं तो ऐसी हैं जहां पर शहर में इलाज कराने लोगों को जाना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों से भी हमारी ये अपील रहेगी कि लोग जब लक्षण दिखें और जब महसूस होने लगे कि कोई बीमारी अब दस्तक दे रही है तो उससे पहले ही डॉक्टर का रुख कर ले और वहाँ जाकर समुचित इलाज करवाएं। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप वायरल फीवर से बचने का सबसे बढ़िया मतलब सबसे ज़रूरी जो कदम है कि आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, क्योंकि साफ़ सफाई रखने से ही आप अपने आप को, जैसे देखिए सिर्फ वायरल फीवर नहीं, डेंगू का भी कहर बढ़ रहा है। तो डेंगू और जब डेंगू तभी होता है जब गंदगी होती है और फिर मच्छर वगैरह काटते हैं तो ही आपको डेंगू वगैरह होती है। तो इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि आप साफ़ सफाई रखें और टाइम से मतलब पोषक तत्व लेने के लिए खाना वाना टाइम से खाएं और थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ खाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है कि आपको वायरल फीवर लगता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर के आप कोई भी ऐसी दवाई, अनर्गल दवाई ना खाएं जिससे आगे चल कर आपको दिक्कत हो, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये एक रहस्यमय बीमारी है और इस रहस्यमय बीमारी से जहां स्वास्थ्य तंत्र लड़ने की कोशिश में है, लेकिन शायद उतना मजबूत स्वास्थ्य तंत्र हमारा नहीं है जो इन तमाम तरह की बीमारियों से सही तरीके से लड़ पाए। ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि तमाम व्यवस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी है, वो सरकारें, वो मुख्यमंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री, वो तमाम लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएंगे तो इस तरह की बीमारियों से बहुत आसानी से लड़ा जा सकता है। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम लोगों को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।